हाय एवरीवन, मैं आलम सर आप लोग का स्वागत करता हूँ इंग्लिश फ्रॉम जीरो लेवल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे इंग्लिश बेसिक का लेक्चर 2, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज एंड पार्टिसिपल। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस से अगर कहा जाए तो मेनली तीन तरह का होता है। क्या? एक सिंपल सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और चौथा कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सेंटेंस होता है। लेकिन मेनली यही चार या तीन यूज होता है। तो देखिए, सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं? तो वैसा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। यानी कि वह सेंटेंस, वह वाक्य जो अपने वाक्य को, अपने अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त करे, उसको क्या बोलेंगे? वो सिंपल सेंटेंस हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल में, वी प्ले टेनिस एवरी डे। हम लोग प्रतिदिन क्या खेलते हैं? तो टेनिस खेलते हैं। इसमें सब चीज़ का व्याख्या हो गया है इसमें। ठीक है। दूसरा देखिए, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस इज कंबाइंड फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। तो अब आपको दिमाग में ये खटकता होगा, क्लॉज क्लॉज बार बार क्लॉज आ रहा है, क्लॉज है क्या? तो हम आपको आगे पढ़ाएंगे क्लॉज क्या है। क्लॉज मेनली एक ये कंबाइंड फॉर्म होता है सब्जेक्ट एंड फोनाइट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का। यानी कि यह एक छोटा सा उपवाक्य होता है, वाक्य का उपवाक्य होता है। ठीक है, वो आपको हम बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर ही देखिए, जो कंपाउंड सेंटेंस बोल रहा है, तो कंपाउंड सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज वैसे सभ्य वाक्य या उपवाक्य को कहते हैं जो अपना अर्थ अपनी बदौलत, यानी कि डिपेंड, अपने अपना अर्थ स्वयं ही क्या करे? व्यक्त कर दे। तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज वैसे क्लॉज को कहेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी सेम प्रिंसिपल क्लॉज की तरह होगा, लेकिन यह जो है कोऑर्डिनेटर के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, या कंजक्शन के साथ जुड़ा होगा। जैसे कि एग्जांपल हम देखिए, एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाए। गॉड मेड वर्ल्ड, ईश्वर ने धरती को या दुनिया को बनाया। एंड मैन मेड कंट्री, और लोगों ने देश बनाया या देश को बनाया। इसमें दोनों अपना अपना काम कर रहा है, दोनों डिपेंड है। ठीक है, दोनों सेल्फ डिपेंड है, अपने आप से ही वह दोनों अपना वाक्य खुद ही व्यक्त कर रहा है। तो इस तरह के वाक्यों के कंबाइंड फॉर्म को या या कंबाइंड फॉर्म को या मिला के बनाए गए मिश्रित वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड मतलब होता है मिश्रित, और सेंटेंस मतलब वाक्य, मिश्रित वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। यानी कि वैसा सेंटेंस जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज भी हो और कोऑर्डिनेट क्लॉज हो। प्रिंसिपल क्लॉज अपना वाक्य का खुद ही अर्थ निकालता हो, कंप्लीट अर्थ निकालता हो, वह किसी और पर निर्भर ना हो। इसी तरह कोऑर्डिनेट क्लॉज मतलब भी होता है इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वयं स्वयं पे निर्भर हो और वह स्वयं ही अपना अर्थ निकाल ले। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जस्ट कंपाउंड सेंटेंस का अपोजिट होता है। ये भी क्या होता है? कंबाइंड फॉर्म होता है प्रिंसिपल क्लॉज का और सबऑर्डिनेट क्लॉज का। प्रिंसिपल क्लॉज जैसे कि बताया वैसा उपवाक्य या क्लॉज जो अपना वाक्य स्वयं ही व्यक्त करे, किसी और पर निर्भर ना हो, उसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं या मुख्य उपवाक्य कहते हैं। जबकि सब ऑर्डिनेट क्लॉज वैसे क्लॉज को, ऐसे उपवाक्य को कहते हैं जो कि अपने अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि डिपेंडेबल क्लॉज।
एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ही इज़ द मैन whom we all respect, यानी यह एग्जाम्पल में देखिए, he is the man whom we all respect, यह वह व्यक्ति है जिसे हम सब आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम तोड़ते हैं, ये whom क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। कंजक्शन के हम कंजक्शन से पहले और कंजक्शन के बाद आए हुए सेंटेंस को अगर तोड़ते हैं तो हम देखते हैं कौन सा डिपेंड है और कौन सा इंडिपेंड, कौन सा अपना अर्थ पूरी तरह से व्यक्त कर रहा है। तो दिस इज द मैन, या वही व्यक्ति है, ठीक है, वी ऑल रिस्पेक्ट, जिन्हें हम सब आदर करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बोलेंगे कि जिन्हें हम सब आदर करते हैं, किन है, ये तो व्यक्त नहीं हो रहा है, ये किस पे निर्भर हो रहा है, ही पे। तो ही इज द मैन, ये ही इज द मैन क्या है, यह वही व्यक्ति है। तो यह क्या हो गया, आपको प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और वी ऑल रिस्पेक्ट, जिन्हें हम सब आदर करते हैं, ये क्या हो गया, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। इसी तरह अगर दूसरा सब सेंटेंस देखते हैं तो इसमें देखेंगे इफ इट्स रैन, यदि वर्षा होती है, वी शैल स्टे एट होम, हम लोग घर पर ठहर ठहर जाएंगे या रुक जाएंगे। तो हम लोग घर पर रुक जाएंगे कब, जब वर्षा होती है। तो यहाँ वर्षा होती है, यदि वर्षा होती है, ये क्या हो गया, यदि वर्षा होती है, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और वी शैल स्टे एट होम, ये क्या हो गया, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो हमको लगता है कि आपको यहाँ पर अब क्लियर हो गया है कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज किसको कहते हैं और प्रिंसिपल या मेन क्लॉज किसको कहते हैं। अब जो सेंटेंस को जो है हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से बांटे हैं, यानी कि पहला क्या कहे सेंटेंस को कि असर्टिव सेंटेंस, वैसा सेंटेंस, यानी कि असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कथन, यानी कि वैसा सेंटेंस जिससे एक कथन कहा जाए। यह कथन हो सकता है अफर्मेटिव भी हो सकता है, यानी कि सकारात्मक भी हो सकता है, और निगेटिव यानी कि नकारात्मक भी हो सकता है। इसको असर्टिव को हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं, या स्टेटमेंट अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसका सिंपली जो देखिए एग्जांपल है, रॉबिन गोज टू स्कूल ऑन फुट डेली, रॉबिन जो है प्रतिदिन स्कूल पैदल जाता है। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूरज जो है वह पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है। इस तरह का सेंटेंस जिसमें सीधा सीधा कहा जाता है वाक्य को और वह अपना अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त करता हो, तो उसको हम लोग बोल देंगे असर्टिव सेंटेंस, यानी कि एज ए कथन। ठीक है, ठीक, आगे दूसरा देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, वैसा यह भी जो है अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इससे खासकर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पूछते हैं, यानी कि क्वेश्चन आस्किंग विथ क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्वेश्चन को पूछते हैं तो ये नहीं कि केवल डू या डस या डिड लगाकर, यानी कि क्वेश्चन भी कई तरह से पूछ सकते हैं। अगर हम लोग डू डिड या डज या कोई भी एक्सिलरी वर्ब पहले लगाते हैं सब्जेक्ट के, तो उसका हिंदी में अनुवाद जब होगा तो पहला अक्षर या पहला आवाज़ निकलेगा क्या। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इंग्लिश में यानी कि एक्सिलरी वर्ब यानी कि डू डज डिड विल शैल, कुछ भी इस तरह का एक्सिलरी वर्ब पहले आता है वाक्य के, तो उसका हिंदी में जब अनुवाद करेंगे तो उसका पहला आवाज़ निकलेगा क्या। जैसे कि डू यू स्पीक ट्रूथ, क्या तुम सच बोलते हो, क्या आया शुरू में, डिड ही केम हेयर, क्या वह यहाँ आया था, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो सब में आप क्या देख रहे हैं कि क्या क्या आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, क्या। ठीक है, अब जब ये देखिए ये क्या है, ये
वेयर, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, ये सब क्या है? ये सब क्वेश्चन वर्ड है या क्वेश्चन आस्किंग वर्ड है, WH वर्ड्स जिसको बोलते हैं। जब भी WH वर्ड्स लगता है तो उससे जो उसका जो अर्थ होता है वह एक सूटेबल स्थान के अनुसार यूज होता है, यानी कि हिंदी में उसका वहाँ से उसका उच्चारण होता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं एग्जाम्पल, देखिए कि एग्जाम्पल में क्या लिखा है, वेयर डू यू लिव नाउ, तुम कहाँ रहते हो अभी, या तुम अभी कहाँ रहते हो। इसका अनुवाद क्या हुआ, हमेशा सब्जेक्ट के बाद आ रहा है ना। तुम अभी कहाँ रहते हो या तुम कहाँ रहते हो अभी, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, कि हमेशा देखिए सब्जेक्ट के बाद आ जा रहा है WH वर्ड का हिंदी में। उसके बाद वाई आर यू सैड, तुम क्यों उदास हो। वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया। सो इस तरह से जितना भी वाक्य है, तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसी में इंटरोगेटिव में अगर नॉट लगा देंगे, ठीक ना, जैसे कि डू यू नॉट स्पीक ट्रूथ, क्या तुम सच नहीं बोलते हो। हमेशा क्या है, एक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यूज़ ऑफ हु का यूज़ देखिए, जैसे कि अगर हु का यूज़ करते हैं, हु आर यू, तो यहाँ पर क्या होगा इसका हिंदी में अनुवाद, तुम कौन हो, ठीक है। WH वर्ड के जैसा इसका यूज़ हुआ। लेकिन हु केम है, यहाँ कौन आया, यहाँ कौन आया था, यहाँ कौन आया, तो यहाँ कौन, यहाँ भी क्या है, यहाँ कौन, यहाँ भी WH की तरह। हु सेज सो, ऐसा कौन कहता है, ठीक है। हु रोट्स दिस पोएम, किसने इस कविता को लिखा। इस तरह के वाक्य का हम लोग अनुवाद करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिससे कि ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड प्रोहिबिशन, यानी कि मनाही का व्यक्त हो, ठीक है। जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है, अंडरस्टूड रहता है, यानी कि सब्जेक्ट को हम लोग पहले से समझ रखते हैं, है ना। जैसे कि थैंक हिम, सो यू शुड थैंक हिम, या यू थैंक हिम। जैसे ओपन द डोर, ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। शूट आउट ऑल एनिमीज, ये क्या होगा, कमांड हो गया। ये एक तरह क्या हो गया, आदेश हो गया, ठीक है। प्लीज़ हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंदों की मदद करें, ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। नेवर टेल ए लाई, ये क्या हो गया, एडवाइस हो गया। इस तरह का जो सेंटेंस हुआ क्या हो गया, इम्परेटिव हो गया। ये भी नेगेटिव हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है। जैसे प्लीज ओपन द डोर एंड से, फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये भी अफर्मेटिव और नेगेटिव हो सकता है। इससे सॉरो, प्लेजर और हैप्पीनेस, यानी कि उदास, खुशी और खुशी पता चलता है, ठीक है। जैसे कि और इसमें जब भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लामेटरी लगना अनिवार्य है, इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, कितना खूबसूरत वर्षा हो रही है, ये वर्षा है, ठीक है। व्हाट ए लेजी बॉय ही इज़, कितना आलसी लड़का यह है। व्हाट ए शेम, कितनी शर्म की बात है। हाउ कोल्ड द डे इज़, कितनी ठंड दिन है आज, ठीक है। इस तरह का वाक्य जो होता है जिससे क्या है, दुख या सुख, दुख या खुशी या हैप्पीनेस या अचंभक का हो, अचंभुक वाला वाक्य हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। उसके बाद आई लास्ट क्या है, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिससे कि ब्लेस यानी कि आशीर्वाद, कर्स यानी कि अभिशाप, प्रेयर यानी कि प्रार्थना, और विश यानी कि इच्छा का बोध हो, उस तरह के वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें जैसे कि एग्जांपल देखिए, मे गॉड
लिव यू लॉन्ग, क्या इसको बोलते हैं, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। मे यू डाई सून, तुम जल्द ही मरो। मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। मे यू सक्सेस, तुम सफल हो। इस तरह का वाक्य रहता है, तो इससे क्या पता चलता है, ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। क्लॉज, बहुत बार आप सुने होंगे क्लॉज, क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ऑर्डिनेट क्लॉज। आखिर क्लॉज है क्या? तो क्लॉज क्या है? क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड है ना। क्लॉज, ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which forms part of a sentence and contains a subject and finite verb। यानी कि क्लॉज क्या है? शब्दों का एक समूह है जो कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब को रखता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लॉज जो है वह सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का मिश्रित रूप है ना। अब हम कह सकते हैं ये क्लॉज जो होता है क्या है, दो तरह का हो गया। एक हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज, एक हो गया सब ऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, और सब ऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो अपना अर्थ खुद ही निकाले और प्रिंसिपल क्लॉज पे ना डिपेंड हो, ना निर्भर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन सब ऑर्डिनेट क्लॉज वैसे उपवाक्य को कहते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज पर निर्भर रहता है, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेबल क्लॉज। ठीक है। अब ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है यह भी चार तरह का है। कौन कौन सा है? तो नॉन सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड पार्टिसिपल सबऑर्डिनेट क्लॉज। फ्रेज, फ्रेज किसको कहते हैं? फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। इट इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड ए क्लॉज। फ्रेज क्या है? एक शब्दों का समूह है जो जिसके पास अर्थ तो होता है लेकिन वो पूरी तरह या कंप्लीट या संपूर्ण अर्थ नहीं होता है। यह जो है सेंटेंस का भी पार्ट हो सकता है और एक क्लॉज का भी पार्ट हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में इन द कॉर्नर, किनारे में, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, बहुत ही सुंदरता से, इन द ईस्ट, पूरब में, एट सनसेट, सूर्य अस्त के समय। नोट, यहाँ पर देखिए नोट क्या है कि नॉट फाइनाइट वर्ब इन फ्रेज, यानी कि फ्रेज में क्या है, फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, लेकिन क्लॉज में फाइनाइट वर्ब होता है। बस यही कहने का इसका तात्पर्य है। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त होता है। ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम आपको डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे बेसिक का लेक्चर 3, जिसमें हम लोग और भी बेसिक देखेंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू।